दोस्तों अशोक लेलैंड के पास पहले से ही 19 टन में एक गाड़ी है 1920 एचजी। BS6 में अवतार सीरीज के साथ गाड़ी बढ़िया कर रही थी, फिर भी इन्होंने एक और नॉन अवतार गाड़ी निकाली, नॉन एवीटीआर गाड़ी निकाली और नाम दिया 1920 एचएच। इंजन वही था पर चैसी जो है वो बस की तरह दिखती थी। मार्केट में चर्चा है कि ये बस को ट्रक में कन्वर्ट करके बनाया गया है। तो क्या सारी बातें हैं इस गाड़ी के बारे में, किस चीज़ के लिए अशोक लेलैंड ने ये गाड़ी बनाई है, क्या इसका कीमत आएगा, क्या इसका माइलेज आएगा, कितना डाउन पेमेंट करना है, क्या किस्तें आएंगी और क्या ये खरीदना है, सादा वाली 1920 खरीदना है या किसी और ब्रांड की खरीदना है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहले हम जाएंगे फील्ड में, गाड़ी के आसपास घूमेंगे, गाड़ी का वॉक अराउंड लेंगे, फिर लौट के आइएगा स्टूडियो में और सारी चीज़ों के बारे में मैं बात कराऊंगा। और सब्सक्राइब करना सबसे लास्ट में, अगर मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ और वीडियो पसंद आए तो। दोस्तों अगर हम बात करें मेरे चैनल की बिहाइंड द व्हील्स की और बिहाइंड द व्हील्स पे आने वाली जितनी गाड़ियों की, तो बिना शो की गाड़ी का हमने आज तक रिव्यू नहीं किया है। चैसी के रिव्यू बहुत सारे करें, तो आज हमारे पास है 1920 हावलेज गाड़ी अशोक लेलैंड की तरफ से। ना तो अशोक लेलैंड की यहाँ ब्रांडिंग है, ना अशोक लेलैंड का लोगो है। सारी चीज़ें आपको डिब्बे में भर के देंगे हम, लोगो और ब्रांडिंग जो आप लगाओगे बाद में। तो आज हम देखेंगे, एक वॉक अराउंड करेंगे अशोक लेलैंड की 1920 का हावलेज गाड़ी का। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि क्या इस गाड़ी की कीमत है, माइलेज क्या इस गाड़ी देने वाली है और क्या ये गाड़ी को लेना ठीक है, और क्या इस कंडीशन में यानी कि आपको कंपनी से एम केबिन यू केबिन के साथ में गाड़ी लेनी चाहिए या फिर एक हावलेज गाड़ी के तौर पे आप एक प्रॉपर तरीके से गाड़ी को बनाने के बारे में सोच सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल चूंकि गाड़ी हमारे सामने नेकेड है, और तो नेकेड गाड़ी के हिसाब से ये देखेंगे कि एयर इनटेक इन गाड़ियों में जो हो रहा है वो सामने से हो रहा है। एयर फिल्टर को बहुत ही तरीके से लगाया गया है। अब चूंकि एयर इनटेक सामने से होता है तो तीन चीज़ें होती है। धूल मिट्टी का इसमें कोई सेंस नहीं है जब तक आपके आगे कोई गाड़ी नहीं चल रही हो जो धूल उड़ा रही हो, तो यहाँ से धूल मिट्टी बच जाती है। दूसरी बात, यहाँ से एयर फिल्टर का एयर फिल्टर को क्लीन करना बहुत ईजी हो जाता है। तो हमारी गाड़ी की इंजन के लिए जो एयर क्लीनर का काम कर रहा है, आपको भी वो चीज़ क्लीन करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है यहाँ से जो है जब एयर इनटेक होता है। दूसरी बात, यहाँ पे बड़े से दो हैलोजन हेडलैम्प्स देखने को मिलते हैं जो कि जब आप बॉडी बनाते हो, बॉडी बिल्डर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा आसान होते हैं। और आपके पास कस्टमाइजेशन तो हद से ज़्यादा होते हैं जब आप एक हॉलेज गाड़ी के बारे में बात करते हो। यहाँ पे दोस्तों इंटरकूलर दिख रहा है, पीछे रेडिएटर दिख रहा है, और बाकी सारे मेंटेनेंस वगैरह की भी बात करोगे आप तो यहीं पे दे रखे हैं जो आपको ज़रूरत पड़ेगी। जब आप बड़ी गाड़ी बनवाते हो तो यहाँ पे ग्रिल वाला पोर्शन आता है, तो ग्रिल जो है ईजिली आप लिफ्ट कर सकते हो। टोइंग हुक वगैरह यहीं दे रखा है, ये चीज़ दे रखी है। और जो कि ड्राइवर के जब हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं, अशोक लेलैंड जो कि सेफ्टी में बहुत ज़्यादा बात करते हैं, तो नीचे की तरफ पीछे की तरफ एक बम्पर दिया होता है जो कि बहुत मजबूत होता है। तो अगर बॉडी बिल्डर जो है आगे की तरफ एंगल भी नहीं लगा रहा है, बहुत मजबूत चद्दर या स्टील का काम भी नहीं कर रहे, तब भी यहाँ पे एक चीज़ जो है अशोक लेलैंड ने दे रखी है कि यहाँ से इम्पैक्ट, यहाँ तक आके इम्पैक्ट रुक जाता है। इससे चैसी बैंड होने तक से भी काफ़ी ज़्यादा हद तक बच जाती है, जितना कि मैंने देखा है। देखो अशोक लेलैंड की ग्रिल वगैरह की जैसे मैं बात कर रहा था, यहाँ पे अशोक लेलैंड की ग्रिल जो है वो अलग से इन्होंने दे रखी है, क्योंकि हॉलेज गाड़ी है तो उस हिसाब से जो है दे रखी है, यानी कि आपको पूरा का पूरा जाके गाड़ी को कस्टमाइज करवाना है। अब आगे की तरफ अगर इस गाड़ी में बढ़ोगे, पीछे की तरफ से अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे जो है इनके फ्यूज़ बॉक्सेस वगैरह, बाकी इलेक्ट्रिकल्स वगैरह वो सारी चीज़ें आती हैं। चैसी वगैरह आप देखोगे तो चैसी वगैरह भी आपको एक 6 टायरा गाड़ी के हिसाब से बढ़िया मिल जाती है, वहाँ भी कोई ज़्यादा समस्याएं नहीं आती है। इसके नीचे सारा का सारा इंजन है जो कि हम देखेंगे लास्ट में जब हम बात करेंगे माइलेज और कीमत के बारे में, फिलहाल बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ भी दोस्तों आपको 2 बैटरियाँ देखने को मिलती है, एक साइड की तरफ से फिलहाल ये बैटरियाँ आ रही है, वो सारी चीज़ें। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा मेरे कैमरामैन को, इधर से घूम के जब आएंगे तो हम देखेंगे कि जिस हिसाब से यहाँ पे ब्रेक्स लगाए गए, तो यहाँ पे कोई स्लैक एडजस्टमेंट फुल सर्विस ब्रेक्स नहीं है। यहाँ पे आपको जो है छोटे से ब्रेक्स मिलेंगे, यानी कि क्योंकि आगे वाले टायर पे जो है ये 7 टन का ही एक्सल है, एक्सल जो है पूरा टोटल 7 टन का है, तो उस हिसाब से ब्रेक्स मिलते हैं। और ये ब्रेक्स जितने हैं ABS ब्रेक्स हैं, और ABS ब्रेक होने के साथ साथ ये आसानी से बेहद ही बेहतर तरीके से ये लगते हैं। और एयर ब्रेक्स जब लगते हैं दोस्तों, आपको पता ही है 10 बार के प्रेशर पे इनको सीधे सीधे जाके चिपक जाना है, क्योंकि यहाँ से एक्चुएशंस वगैरह होते हैं। अगर दोस्तों बात करो तो यहाँ पे सादा कमानियाँ मिलती हैं, पैराबोलिक कमानियाँ नहीं है। सादा कमानियाँ कई हद तक हम लोग जो है मोहब्बत करते हैं, काफ़ी प्यार है हमें सादा कमानियों से। तो यहाँ पे देखो कमानी पट्टे वगैरह भी बढ़िया लगा रखे हैं। और अगर आप बात करोगे यू बोल्टिंग की, तो वो भी बेहतर किया हुआ है कि भाई अगर कभी आप लोड और गलती से अगर आपको घाट पे गाड़ी को ओवरलोड लगता है तो भी दिक्कत वहाँ पे नहीं होने वाली है। अब आगे की तरफ बात करें तो यहाँ पे नीचे की तरफ प्रेशर टैंक दिए हुए हैं दोनों की तरफ, अशोक लेलैंड के जेन्युइन ओरिजिनल पार्ट्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। और यहाँ पे अगर आप बात करोगे डीजल टंकी की, तो मेरा जहाँ तक भरोसा है 160-180 लीटर के आसपास डीजल टंकी आती है, मेटल की आती है। मेटल की आने के बाद भी पॉलीमर की नहीं आती है, मेटल की डीजल टंकी है। ड्राइवर साइड नहीं आती है, कंडक्टर साइड आती है। दूसरी चीज़ में एक जो देखने वाली है वो ये है कि यहाँ पे आपको ये सारे टेलीमेटिक्स मिल जाते हैं कि गाड़ी से अगर डीजल वगैरह चोरी हो रहा है तो आपको आई अलर्ट मिल जाता है। वहाँ पे अशोक लेलैंड के जो भी इनके IoTs हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं, वहाँ पे वो सारी चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं। बात करेंगे एकमात्र पीछे के रियर एक्सल की और ड्राइव एक्सल की, या फिर हम बात करें मेन एक्सल की, तो वो यहाँ मिलता है। यहाँ पे आपको हेल्पर कमानियाँ देखने को मिलती हैं, आप देख सकते हो हेल्पर कमानियाँ मिलती हैं। नीचे की तरफ यहाँ पे आपको यू बोल्टिंग वगैरह देखने को मिल जाती है।
इसका जो ड्रम होता है, इसकी जो बेयरिंग होती है वो भी बेहद ही शानदार होती है। अगर आप बात करोगे इस तरफ से दोस्तों, तो यहाँ पे भी बेहद ही बेहतरीन अंदर की तरफ ग्रीसिंग वगैरह करी होती है। काफ़ी लॉन्ग इंटरवल पे इसकी जो है ग्रीसिंग होती है। मेंटेनेंस वहाँ पे कम होता है। डाउन टाइम भी नहीं है कि भाई आपको जो है रोज़ या फिर महीने महीने में आपको जो है सर्विस सेंटर लगाना है, तो वो सारी दिक्कत नहीं होती है। तो अशोक लीलैंड ने इन चीज़ों को कैटर करने की यहाँ पे कोशिश की है। यहाँ पे आपको स्टेपनी सेंटर माउंटेड मिलती है। सेंटर माउंटेड स्टेपनी के लिए यहाँ से जो है आपको टामी लगानी है, यहाँ से जो आपकी टाई रॉड लगाओगे, यहाँ से आप इसको जो है खोल के स्टेपनी को कर लेते हो। सेंटर स्टेपनी छोटी गाड़ियों में थोड़ी मुझे ठीक लगती है, बड़ी गाड़ियों में साइड स्टेपनी ठीक लगती है। छोटी गाड़ियों में जो है मेरे को बीच वाली स्टेपनी ठीक लगती है। छोटी गाड़ियों में बीच वाली स्टेपनी का जो सीन है वो ये है कि यहाँ पे आपको क्या होता है कि गाड़ी की बैलेंस बहुत अच्छा हो जाता है। मतलब गाड़ी का टायर जो है वो एक तरफ लटकता नहीं है, दोनों तरफ जो है वो बेहतरीन तरीके से जो है टायर कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाता है। बात करें पीछे की लाइट्स की, तो ये दोनों लाइट्स जो है बाद में जब बॉडी बिल्डिंग करेगा तो वो दोनों जगह सेट कर देगा। बाकी ये लाइट्स पूरी जो अशोक लीलैंड की सीरीज़ अभी फिलहाल आ रही है, कॉमन आ रही है। एलईडी लाइट्स होती हैं कम्प्लीटली, ब्रेक लाइट, रिफ्लेक्टर, बैक लाइट, इंडिकेटर, सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। खूबसूरत लगती हैं जब ये गाड़ी की लाइटें वर्किंग करती है, पूरी गाड़ी बन जाती है तो बहुत ही खूबसूरत लगती है। और ये चोरी भी बहुत हो रही है दोस्तों आजकल, तो इन पे जो अब आप गाड़ी बनवाएं तो इस पर ग्रिल वगैरह लगवा लें तो बेहतर रहेगा। नीचे की तरफ अशोक लीलैंड ने हमेशा की तरह निराश नहीं किया है। बिल्कुल ठोस प्योर मेटल का ज़बरदस्त शानदार और मजबूत बम्पर यहाँ पे लगाया गया है। ये जब बॉडी बिल्डिंग के टाइम पे भी काम आएगा। चैसी से नीचे की तरफ इंटीग्रेट किया है, जैसे कि चैसी को किसी पीछे के वाले क्रैश में बचा देगा। चैसी की बात करें दोस्तों तो लगभग 6 mm मोटी चैसी है। मैं आपको एक्चुअल लिख देता हूँ स्क्रीन के ऊपर। ऊंचाई भी ठीक दिख रही है, साइड में मोटाई भी ठीक दिख रही है, और कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें आपको कहीं आ सकती हैं। बाकी क्रॉस मेंबर्स वगैरह की अगर बात करो तो ठीक ठाक क्रॉस मेंबर्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। गाड़ी थोड़ी सी चैसी जो है गाड़ी की गंदी हो रही है। अब गाड़ी जब जो है थोड़ा और समय मिलता है या कुछ होता तो हम जो है धुलवा लेते, तो फिलहाल वो चीज़ें फिलहाल हमने गाड़ी को वॉश नहीं कराया है। तो आप थोड़ा सा मेंटेन कर लेना, कॉपरेट कर लेना कि गाड़ी जो है वो इस तरीके से। बात करते हैं दोस्तों मेन रियर डिफरेंशियल एक्सल की। ये दोस्तों जो एक्सल आता है इनका बहुत ही बड़ा, बहुत ही बेहतरीन आता है। शानदार एक्सल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और दोस्तों अगर इस एक्सल की ओवरऑल आप बात करोगे तो जहाँ से भी जो एक्सल को सोर्स करते हैं, जो भी एक्सल इनका बनाता है, तो इन्होंने कंटिन्यूसली फीडबैक पे बहुत काम किया है। शुरू में हमने देखा कि इनके क्राउन के साथ दिक्कत है, इनके कहीं ना कहीं पिनियन के साथ में दिक्कत है, जो कि मैं आज से बात करूँ 4 से 5 साल पुरानी गाड़ियों की। बट आज की डेट में अगर हम बात करेंगे तो आज की डेट में इनके ना ही तो क्राउन में दिक्कत है, ना ही इनके पिनियन में दिक्कत है। बेहतरीन चलता है। और दोस्तों ये इतना चलता है कि कई बार तो लोग इसकी एक सर्विस मिस कर देते हैं, उसके बाद भी ये जो बेहतरीन तरीके से चलते रहता है। अगर हम और बात करें, अंदर की तरफ बात करें, तो यहाँ पे आपको ड्राइव शाफ्ट मिल जाएगी। 2 ही पीस में ड्राइव शाफ्ट मिलती है। जब हम गियर बॉक्स से निकल कर ड्राइव शाफ्ट आती है, सिर्फ यहीं पे जो है आपको बैरिंग देखने को मिलेगी, बाकी कहीं भी बैरिंग नहीं मिलती है। अंदर की तरफ सिर्फ 2 प्रेशर टैंक लगाए गए। 2 प्रेशर टैंक आपने जो है देखे कि बैटरी के नीचे लगाए गए, तो एक यहाँ और एक यहाँ, दोनों की चीज़ों चैसी के अंदर अनक्लोज्ड है। यहाँ पे आपको एडब्ल्यू टैंक देखने को मिलेगा। ये जो एडब्ल्यू टैंक है दोस्तों, ये बेहतरीन जगह लगाया गया है, ड्राइवर साइड में है और एससीआर सिस्टम से ठीक बाजू में। तो जो भी ये भी नहीं है कि एससीआर सिस्टम वहाँ से यहाँ तक आ रहा है, चलो भाई डीजल टैंक उस तरफ दे दिया तो एससीआर सिस्टम यहाँ पे गाड़ी में इनफ स्पेस भी आपको मिलता है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो आपको काफ़ी जगह मिल जाती है, लगभग 7 फीट के आसपास जगह मिलती है, जिसमें आप अपने बॉक्स वगैरह, टूल बॉक्स वगैरह बना सकते हो। उस तरफ भी जो है काफ़ी सारी जगह जो है मिलती है। यहाँ पे दोस्तों गाड़ी में एससीआर प्लस ईजीआर सिस्टम लगाया गया है। पूरा का पूरा एडब्ल्यू सिस्टम है वो यहीं पे काम करता है, यही सारी चीज़ें होती हैं। और इस गाड़ी में तो दोस्तों EGR भी आता है, इंजन गैस रिसर्कुलेशन वगैरह आता है। इनकी iGen 6 वाली जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ होती है। और जो हमारा हीट पंप से जो हमारा इंजन हीट्स आती है, जो हमारी गैसेस आती हैं, एग्जॉस्ट गैसेस आती हैं, उनको बेहतर तरीके से हीट लॉस ना हो, इसलिए यहाँ पे इस पाइप को इंसुलेट भी किया गया है। हालांकि मेरी एडवाइस आपसे यही रहती है कि इसको जब रीजनरेट कर रहे हो तो आसपास नहीं आना है। और जब भी आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, गाड़ी जब पब्लिक वगैरह में है, तो भी रीजनरेशन मत करो, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हाईवे वगैरह पे आप कर सकते हो, खुली जगह में, पार्किंग यार्ड वगैरह पे, जहाँ पे बाकी लोगों को हज़ार्ड नहीं है, वहाँ आप कर सकते हो। टायर साइज़ की अगर बात करें तो 295 90 R20 के व्हील आपको देखने को यहाँ मिलते हैं। ये 1020 के टायर्स हैं दोस्तों। और इन टायरों के साथ में अगर आपकी और भी कोई गाड़ी है तो उसके साथ में इजीली बदल सकते हो। 920 के टायर नहीं दिए हैं, क्योंकि गाड़ी का ग्रॉस व्हीकल वेट 18500 आता है। 18500 में ये गाड़ी ओवरऑल पासिंग रहती है। 10 बोल्ट के साथ में ये जो है ओवरऑल बोल्टेड रहते हैं व्हील हब के साथ में। तो वो सारी चीज़ें बेहतर है। आगे की तरफ मैंने पहले ही बताया था कि इस हिसाब से जो है आपकी बेहतर तरीके से पैराबोलिक नहीं, लीफ स्प्रिंग जो कमानियाँ वगैरह वो आती है। अगर हम दोस्तों पीछे की कमानियाँ वगैरह की बात करेंगे तो वो भी बेहतरीन है। दूसरी बात, अगर एक चीज़ और यहाँ पे आप देखने की कोशिश करोगे कि जिस हिसाब से अशोक लीलैंड गियर बॉक्स लगाता है, तो अशोक लीलैंड के गियर बॉक्स बेहतरीन होते हैं, शानदार होते हैं। और इनके बारे में एक अच्छी बात ये है कि ये इजीली मेंटेनेबल होते हैं। इनका मेंटेनेंस वगैरह इजी। कई बार अगर आपके गियर लगाते में गियर ग्राइंड कर जाए, आपने 1-2 गियर पे दूसरा गियर चढ़ा भी दिया है,
तो इनमें ज़्यादा जल्दी फ़र्क नहीं पड़ता है और लो रेशियोज़ के लो स्पीड के गियर होते हैं, मतलब हर गियर में कम स्पीड है, जिस कारण से आप ज़्यादा से ज़्यादा गियर जो है वो लगा सकते हो। ये चीज़ मुझे बहुत बेहतरीन लगती है। इसके नीचे दोस्तों एस सीरीज़ का इंजन है, जो कि मेरे कैमरामैन जब उस तरफ से आएंगे तो हम फिर उसको देखते हैं। दोस्तों जब इसके इंजन को दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको यहाँ से, तो एच सीरीज़ का वही फैमिलियर इंजन है जो कि हमने और भी गाड़ियों में देखा है। 200 हॉर्स पावर की पावर है, 700 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। सबसे अच्छी बात यह है कि इतना ज़्यादा गाड़ी पूरी बनने के बाद भी खुल जाता है ये, जिस तरीके से जिस तरह से भी जो चीज़ें हैं, तो मेंटेनेंस करने में बहुत आसानी होती है। मेंटेनेंस इसका इंजन का कम ही आता है जितना भी हमने अब तक देखा है, और बहुत ज़्यादा इसके मूविंग पार्ट्स नहीं है। दोस्तों ये जो है इनलाइन इंजन ही कहीं ना कहीं अशोक लेलैंड यूज़ करती है। ओवरऑल अगर आप जितनी भी सारी चीज़ें देखोगे तो ये बढ़िया है। एच सीरीज़ हिनो सीरीज़ वाले इनके सारे के सारे इंजन जो हैं वो मुझे बढ़िया लगते हैं। प्रॉपर ब्लेंड ऑफ इनका टॉर्क और हॉर्स पावर जो भी इनका आता है, जिस आरपीएम बैंड पे ही आता है, वो अच्छा लगता है। 1500 आरपीएम के बाद में गाड़ी दोस्तों मक्खन जैसी चलने लगती है। पूरे लोड की भी अगर मैं बात करूँ तो वो 1700-1500 आरपीएम के बीच का जो स्वीट पॉइंट है, वहाँ मैं बहुत ज़्यादा माइलेज भी कहीं ना कहीं निकाल पाता हूँ। अगर ड्राइवर ठीक है, 50 से 45 के बीच की अगर मैं स्पीड मेंटेन कर रहा हूँ, मुझे टाइम कवर नहीं करना है, तो वहाँ पे वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो हो जाती है। तो ये है ओवरऑल इसका इंजन। अब हम जो है चलते हैं कहीं ना कहीं ड्राइविंग सीट पे, देखते हैं क्या 2-4 चीज़ें जो हैं वो इस हाउलिस ट्रक में ड्राइविंग सीट पे हैं, और फिर जो है हम लोग कहीं ना कहीं देखेंगे किस चीज़ को, फिर हम जो है कहीं ना कहीं देख लेंगे क्या सारी चीज़ें आती हैं, वो हम देखेंगे स्टूडियो में चलने के बाद। दोस्तों जब आप बात करोगे हॉलेज के, तो देखो कोई प्रॉपर सीट वगैरह तो आप बाद में बनवाओगे, केबिन वगैरह तो आप खुद ही बाद में बनवाने वाले हो, तो उस हिसाब से कंफर्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे आपको 6 गियर मिलते हैं, एक रिवर्स गियर मिलता है, पहली चीज़ तो वो है। दूसरी बात, इसमें आपको बीच में ना ही तो यहाँ कोई ब्लोअर्स देखने को फिलहाल मिलेंगे, और ना ही इसमें को आपको कोई ऐसी चीज़ देखने को मिलेगी। जो चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी वो मैं बता देता हूँ। रीजनरेशन के लिए 2 स्विच मिलते हैं, एक रीजनरेशन शुरू करने के लिए है और एक रीजनरेशन जो है वो रोकने के लिए आता है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे हज़ार्ड लैम्प मिलेगा। यहाँ पे आपको अगर डाउन हिल जा रहे हैं आप, तो आपको ग्रेडियंट कंट्रोल मिलेगा, और लास्ट वाला जो पार्ट है वो मोबाइल चार्जिंग का मिलता है, कि आपको कहीं ना कहीं मोबाइल चार्जर जो है वो आपका यहाँ पे आप लगा सकते हो। वो भी चार्जर नहीं लगाना है, सीधे आपको यूएसबी केबल लगानी है, यूएसबी आउटलेट यहाँ पे आपको मिलता है। इस मीटर के बारे में कोई बात नहीं करूँगा मैं, इसके बारे में अलग से डेडिकेटेड वीडियो है, 1-2 लाख व्यूज़ वहाँ पे हैं, आप जाके उस पर जो है चेक कर सकते हैं कि किस हिसाब से वो वीडियो है। ओवरऑल चीज़ एक बताता हूँ मैं इस गाड़ी के बारे में आपको, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, कि इसका जो हैंड ब्रेक है वो ड्राइवर के लिए बीच साइड में यहाँ दिया हुआ है, यानी कि आपको यहाँ पे साइड में कहीं ना कहीं मिलता है नीचे की तरफ हैंड ब्रेक। तो ये एक चीज़ जो है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। ओवरऑल अगर दोस्तों सीट बेल्ट वगैरह की बात करें, उससे ज़्यादा बेहतरीन जो बात करने लायक है वो कि इसका जो स्टीयरिंग व्हील है वो 4 स्पोक का आता है। जी हाँ, 2 स्पोक का बड़ा स्टीयरिंग व्हील नहीं है, थोड़ा सा छोटा स्टीयरिंग व्हील है। कई बार तो अगर लोग इसकी चैसी देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाता है कि ये कहीं 16-16 या 16-19 बस की चैसी तो नहीं है, तो वो चीज़ में कंफ्यूजन होता है। बाकी अशोक लेलैंड का लोगो वगैरह अच्छा लगता है। ओवरऑल यहाँ पे शीशा वगैरह दे रखा है। कैनोपी वगैरह की मैं क्या ही बात करूँ, ये सब चीज़ें जो है कंपनी हो जाए सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से देती है। तो ये सारी बातें केबिन के बारे में। अब हम चलते हैं हमारे स्टूडियो में, और स्टूडियो में चल के वो सारी चीज़ों के बारे में बताता हूँ, जैसे कि माइलेज हो गया, जैसे कि इसका परफॉर्मेंस वगैरह हो गया, गाड़ी खरीदनी है कि नहीं खरीदनी, कीमत वगैरह क्या आएगी, उन सब के बारे में हम अपने स्टूडियो में चल के बात कर लेते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इस पार्ट के लिए गाड़ी के वॉक अराउंड में इतना ही। चलो चलते हैं स्टूडियो में। तो दोस्तों अशोक लेलैंड 1920 एच पे, यानी कि जो हमने अभी गाड़ी देखी उसमें जो इंजन लगा है वो एस सीरीज का, हिनो सीरीज का इंजन लगा हुआ है अशोक लेलैंड का। और हिनो सीरीज वाले जो इंजन है वो इनकी 19 टन वाली गाड़ी से लेकर 42 टन वाली गाड़ी तक आते हैं। यानी कि इनको पता है कि यार अगर हम 35 टन 34 टन माल भी अगर इस इंजन से खिंचवाएंगे तो ये इंजन खींचने में सक्षम है। तो इसलिए इस इंजन की मैं हमेशा तारीफ करता हूँ, क्योंकि इनको पूरी लाइनअप पे ट्रस्टेड है, पूरी एवीटीआर सीरीज पे ट्रस्ट है। और जो 700 न्यूटन मीटर का टॉर्क आता है वो 1200 से लेके 2000 आरपीएम के बीच में आता है, यानी कि फ्लैट टॉर्क कर मिल रहा है आपको, बार बार गियर शिफ्ट नहीं करेगा आपका ऑपरेटर, आपका ड्राइवर। तो बहुत ज़्यादा माइलेज वहाँ पे बढ़िया मिलता है और गाड़ी स्मूथ एकदम चलती है। इस गियर बॉक्स की अगर बात करें तो 6 स्पीड का गियर बॉक्स लगा रखा है। पहले ZF से भी जो है गियर बॉक्स के कुछ ना कुछ तार रहे हैं, लिंक रहे हैं। अशोक लेलैंड इन हाउस कहीं ना कहीं चीज़ों को उसको पूरा मैनेज करता है। तो ओवरऑल गियर बॉक्स से आपको दिक्कत नहीं आनी, इंजन से आपको कोई दिक्कत नहीं आनी है, अंडर पावर्ड नहीं लगेगा आपको कभी भी। अच्छी बात यह है कि अगर लोग कह रहे हैं बस चैसी में बनाया गया है, तो दोस्तों टाइम कवर करने के लिए सबसे बेहतरीन इंजन ये हो सकता है। हालांकि ऐसी कुछ बात है नहीं, चाहे वो बस चैसी दिख रही है, पर वो बस की चैसी नहीं है, पूरी पूरी ट्रक की चैसी है। अब कुछ इस चैसी में गड़बड़ है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। फिलहाल आपके लिए कि इंजन अच्छा है, गियर बॉक्स अच्छा है, क्लच 380 mm का ऑर्गेनिक डाई वाला लगा रखा है, तो जब चेंज कराओगे तो वो 430 mm जैसा बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा आपका। ऑर्गेनिक लाइनिंग है तो ज़्यादा लंबे टाइम में वेयर एंड टियर होगा। बात करें मेंटेनेंस की इस इंजन की, तो अशोक लेलैंड के इंजन हमेशा से बेहतरीन मेंटेनेंस के लिए जाने गए हैं।
और इसमें मेंटेनेंस कम आता है। 80,000 किलोमीटर पे इंजन ऑयल चेंज होता है, 1,60,000 यानी कि हर दूसरी सर्विस पे इसका गियर बॉक्स का ऑयल चेंज होता है। हाफ ग्रीसिंग वगैरह तो इसकी 5 लाख किलोमीटर तक आपको यूनिटाइज्ड व्हील बैरिंग्स वगैरह मिलती है, तो ग्रीसिंग वगैरह कराने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। और अगर रियर एक्सल की भी आप बात करोगे तो यहाँ पे आपको 2 लाख किलोमीटर का ऑयल ड्रेन इंटरवल मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा अपने आप में ही होता है। दोस्तों 6 स्पीड का जो ओवरड्राइव गियर बॉक्स इसमें लगाया है वो जब आप चलाओगे ना तो आपको लगेगा वो केबल शिफ्टिंग वाला रॉड नहीं आती, वहाँ पे केबल्स वगैरह आती हैं, वो चीज़ें हमें डेफिनेटली फील होती है। गियर स्लॉटिंग थोड़ी सी बेहतर हुई है, आपको एक्जैक्टली पता लगेगा कि कौन से गियर में हो। पहले ऐसे ऐसे करके चेक करते थे, वो सारी काम नहीं करने अब। 380 का डायमीटर वाला जो क्लच है वो भी ऑर्गेनिक लाइनिंग के साथ में आता है। जब चेंज कराओगे तो वो 430 जैसा बहुत बड़ा नहीं है और छोटी सी गाड़ी है भाई, 19 BC है, 19 टन के आसपास का ग्रॉस व्हीकल वेट है और लगभग 11 टन के आसपास का पेलोड है, तो इस गाड़ी में इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है। अगर दोस्तों बात करें गाड़ी में ओवरऑल हम एग्रीगेट्स की जो कि वारंटी के साथ में आते हैं, 4 साल या 4 लाख किलोमीटर की वारंटी अशोक लेलैंड देता है। और अगर आप बात करें ओवरऑल गाड़ी पे तो 3 साल या 3 लाख किलोमीटर की वारंटी देता है, तो इसमें कोई कहीं समस्या नहीं आती है। बाकी पूरी AVTR सीरीज में भी जो है गाड़ियाँ चल रही है तो वहाँ पे भी कोई ऐसी मेजर शिकायतें लोगों ने नहीं की है और इनके पार्ट्स वगैरह बहुत ईजिली मिलते हैं। इस इंजन के साथ में सबसे बढ़िया बात यही है कि इनके पार्ट्स वगैरह हर जगह मिल जाते हैं, लोकल मार्केट में मिल जाते हैं, सर्विस सेंटर में मिल जाते हैं, जगह जगह मिल जाते हैं। ऑनलाइन खरीद लो आप, इनकी वेबसाइट वगैरह से, इनका ऐप वगैरह है, वहाँ से भी चीज़ें आ जाती है, तो आपको दिक्कत नहीं आती। मतलब आपकी गाड़ी खड़ी नहीं रहेगी, गाड़ी का अप टाइम बहुत ज़्यादा है। दोस्तों अब लोग पूछते हैं कि यार ये बस चैसी है ट्रक चैसी है। देखो यार, बस चैसी को हमने देखा है कि जो बस चैसी होती है उसकी जो ऊंचाई होती है यानी कि जो हाइट होती है चैसी की, वो थोड़ी सी कम होती है। तो यहाँ भी वही देखा गया है कि यहाँ की जो हाइट है जैसे कि वो 275 mm के आसपास ना होकर 228 mm है। बाकी अगर मोटाई की बात करोगे तो 6 mm के आसपास ही मोटी मिलती है। मतलब मोटाई कमजोर नहीं है, बट जो ऊंचाई है जैसे कि वो थोड़ी सी कम है। और अशोक लेलैंड की जैसी हमने चैसी देखी है, बिना होल वगैरह के आती है, बोल्टिंग वगैरह बाहर की तरफ आती है, वैसी चैसी आपको मिलने वाली है। दिक्कत देगी? नहीं भाई, दिक्कत नहीं देगी। अगर आप इसको अंडरलोड के लिए ले रहे हो, अगर आप इसको ले रहे हो सीमेंट में चलाने के लिए, थोड़ी छोटी गाड़ी ले रहे हो, अगर आप इसको LPG सिलेंडर के लिए ले रहे हो, अगर आप इसको वाइट गुड्स के लिए ले रहे हो, FMCG के लिए ले रहे हो, फिशरीज के लिए ले रहे हो, एग्रीकल्चर के लिए ले रहे हो, वेजिटेबल्स के लिए ले रहे हो, तो इस गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। आप जब तक अंडर लोड में चला रहे हो, जब तक आप व्हीकल्स के लिए चला रहे हो, 2 व्हीलर में चला रहे हो, 3 व्हीलर में चला रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। आपने सोचा कि यार गाड़ी में जो है मार्केट लोड भर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपने सोचा कि यार ओवरलोड भर दूं, तो वहां पे दिक्कत आने वाली है। अगर आप गाड़ी को अंडरलोड में चलाओगे कोई दिक्कत नहीं है। चैसी के साथ में अशोक लेलैंड की कोई दिक्कत आने नहीं वाली है। हाई स्ट्रेंथ स्टील वाली ये चैसी जो है सारी यूज करते हैं, कुछ 700 नंबर की स्टील अलॉय वगैरह जो है वो यूज करते हैं, तो वहां पे दिक्कत नहीं आने वाली। दूसरी बात, इस चैसी में 4 लोडिंग स्पैन अशोक लेलैंड देता है। 18 फीट, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोग लेंगे। 20 फीट है, 33 फीट, बीच में कोई भी गाड़ी में लोडिंग स्पैन और नहीं मिलता है। तो ये आप देख लेना कि आपको कौन सा वाला सूटेबल करता है। अब दोस्तों एच में क्या खास है, जो HG जो हमारी आती है नॉर्मल काउल, उसमें देखो नॉर्मल काउल में पूरा का पूरा सामने का शो आता है, फ्रंट फैसाड आता है, वो यहाँ नहीं मिलेगा आपको। बम्पर नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पे कहीं भी कोई मडगार्ड नहीं मिलेगा आपको, डैशबोर्ड नहीं मिलेगा, ब्लोअर्स यहाँ पे नहीं आते हैं। अब बस की तरह बिल्कुल प्लेन आता है, सिर्फ मीटर प्लेट के साथ में आपको गाड़ी आती है। मतलब आप गाड़ी से कुछ भी एक्सपेक्टेशंस मत करो। इनफैक्ट जो केबिन बनाने की हमारी प्लेट आती है वो भी नहीं आती। बस में नहीं देखा आपने, बीच में से उठा के इंजन में चले जाते हैं, सीधे एक्सेस होता है इंजन का, वो भी यहाँ पे आपको अजीब सही दिखेगा। साइड से जो है फ्लैप होकर कहीं ना कहीं इंजन खुलता है, वो सारी चीज़ें। बाकी आपको कोई और दूसरी इसमें चीज़ें दिक्कत नहीं आने वाली है। और अगर आप सोच रहे हो कि बस की तरह ये बहुत ज़्यादा टाइम कवर कर लेगी, बहुत स्पीड में भागेगी, तो नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। वही सेम एग्रीगेट्स है, 700 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, 200 हॉर्स पावर की पावर है, वही सारा RPM पे सारे बैंड आ रहे हैं, कोई ट्यूनिंग नहीं की गई है इंजन की। तो वही सारे इंजन में बस गाड़ी को थोड़ा सा चेंज किया गया है, बाकी सारी चीज़ें वहाँ पे सेम है। AVTR प्लेटफॉर्म से कुछ नया लाने की कोशिश वहाँ पे की गई है। हाँ, 1916 की अगर आप बात करोगे 100-150 हॉर्स पावर वाली, तो अंडर पावर्ड है कि नहीं उसके बारे में मैं जल्दी एक वीडियो ले आऊँगा, तो हम वहाँ पे बात करेंगे अलग से। माइलेज की अगर आप बात करोगे तो 5 से लेकर 6.5 तक के बीच का माइलेज आता है। कारण ये दोस्तों इतना ज़्यादा माइलेज वेरिएशन का ये है कि आप कितना लोड गाड़ी पर डाल रहे हो और क्या लोड डाल रहे हो, किस स्पीड पे चल रहे हो। इस गाड़ी से 6 का माइलेज आपको तब मिलेगा जब आप 40 से 45 की स्पीड पे चलोगे। आपको बहुत ज़्यादा टाइम कवर नहीं करना है, आपको असल तसल्ली से मोहब्बत से गाड़ी आपको चलानी है। और गाड़ी प्रोबेबली अंडर लोड में आप चला रहे हो तो आपको इजीली मिलेगा। जब वो 3 थंब अप आ जाते हैं मीटर के अंदर आपकी गुड ड्राइविंग हैबिट्स को लेकर, तो वो सारी चीज़ें आ जाती है। सही गियर स्लॉटिंग करोगे, घाट वगैरह पे ना चल के प्लेन रोड पे चलेगी तो आ जाता है। बाकी अगर आप बात करोगे भाई मैंने पूरी गाड़ी को लोड कर दिया है, मेरा उस्ताद जो है, ड्राइवर जो है, वो खींच रहा है गाड़ी को, बार बार मौसम बना रहा है, गाड़ी से मौसम कर रहा है, तो आप 5 के आसपास का माइलेज बिल्कुल एक्सपेक्ट करके रखो कि 5 के आसपास का माइलेज आएगा। और हिनो सीरीज की गाड़ियों की आवाज़ हैवी है, अच्छी आवाज़ आती है, थोड़ी सी स्वीट सी पॉइंट आती है, स्वीट सा आवाज़ आता है। जब वो अपने 1700-1600 RPM बैंड पे चलती है, तो मैं जब चलाता हूँ 1600-1700 RPM बैंड में, बड़ी प्यारी आवाज़ आती है। उस टाइम गाड़ी का माइलेज बहुत बढ़िया होता है। तो माइलेज आपको ये मिलेगा। अब आप पूछोगे भाई कीमत क्या आने वाली है, जो कि एक बहुत ही मेजर पॉइंट यहाँ पे होने वाला है। तो देखो,
ये गाड़ी आपको नॉर्मल काउल के कंपैरिजन में लगभग 1 से लेके 1.5 लाख रुपए सस्ती मिलने वाली है। जी हाँ, 1 से लेके 1.5 लाख रुपए सस्ती मिलने वाली है। और 1 से लेके 1.5 लाख रुपए सस्ती क्यों मिलने वाली? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने बताया इसमें जो है नहीं आती है, डैशबोर्ड नहीं आता है, ये ब्लोअर नहीं आते हैं, मडगार्ड नहीं आते, ये नहीं आता है, वो नहीं आता है। चैसी भी जो है थोड़ी-सी जो है ट्वीक्ड है, तो वो सारी चीज़ें हैं। इसलिए ये गाड़ी जो है आपको 1 से लेके 1.5 लाख रुपए सस्ती में मिलती है नॉर्मल गाड़ी के कंपैरिजन। मिलती कितने में है? तो लगभग 21 लाख रुपए के आसपास आपको घर पे गाड़ी आ जाएगी अगर आप कैश प्राइस पे करते हो। और मतलब 21 लाख से लेके 23 लाख के बीच में जो है गाड़ी की कीमत होती है ऑन रोड। और नॉर्मल वाली अगर आप खरीदोगे 19-20, उसके कंपैरिजन में 1 से लेके 1.5 लाख रुपए का ज़्यादा डिस्काउंट इस गाड़ी पे मिलता है। तो ये चीज़ें जो है वो उसकी कीमत के बारे में। अब आप पूछोगे डाउन पेमेंट कितना है? अलग अलग स्टेट्स में आरटीओ जीएसटी के हिसाब से चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें होने वाली। बाकी आप अगर मान लो कि आपने 5-6 लाख रुपए डाउन पेमेंट कर दिया, तो जो किस्तें आने वाली है तो वो आप अगर मान लो 15-16 लाख का, 17 लाख का आपने लोन, 17 लाख का लोन बनवाया 5 साल के लिए, तो आपको लगभग 33,000 रुपए के आसपास की किस्त आएगी 5 साल के लोन पे। अगर आपको ठीक ठाक इंटरेस्ट रेट मिल गया तो 30 से 35,000 के बीच की आपकी किस्त बनेगी गाड़ी के ऊपर। बाकी गाड़ी में कोई दिक्कत मुझे कहीं भी नहीं लगती है। अब कुछ चीज़ें जो गाड़ी में नहीं आती हैं, अशोक लेलैंड की एवीटीआर सीरीज भी मिस करती है। काउल वाले में तो देखो कंट्रोल नहीं आता है, हिल होल्ड नहीं आता है, जब गाड़ी चढ़ाओ तो बैक होने वाली सिस्टम। बाकी इसमें एग्जॉस्ट ब्रेक आते हैं जो हमारे बसेस में आते हैं, जब घाट उतारते हो तो इंजन कंट्रोल होता है, वो सारी चीज़ें इसमें आती है। तो सारी पॉजिटिव आती है। कुछ चीज़ें इसमें जो है नेगेटिव भी यहाँ पे है कि कुछ स्पेशल फीचर जो हमारी सेफ्टी से जुड़े हुए हैं वो नहीं आते। बाकी आपको एबीएस ब्रेक वगैरह, डुअल चैम्बर ब्रेक्स वगैरह, 10 बार का एयर प्रेशर वगैरह मिलता है। और प्रेशर बहुत जल्दी बन जाता है गाड़ी में। मुश्किल से 3 मिनट आप गाड़ी खड़ी करोगे, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है तो भी गाड़ी पूरा प्रेशर बना लेती है ब्रेक्स वगैरह के लिए। तो ये सारी चीज़ें। अब सवाल आता है कि यार गाड़ी अच्छी है बुरी है, वो सब बातें छोड़ो। अब बात आता है कि भाई गाड़ी को खरीदे या ना खरीदे, या नॉर्मल वाली लेलैंड खरीदे या ये वाली लेलैंड खरीदे, मतलब सिर्फ बिना शो की खरीदे या शो की खरीदे। देखो, कस्टमाइजेबल चाहिए, पर्टिकुलर एप्लीकेशंस के लिए बनवा रहे हो, पीओएल के लिए बनवा रहे हो, जो कि आज से की अशोक लेलैंड कहती है कि हमने ये 14 किलो लीटर के पीओएल के लिए गाड़ी बनाई है, सीमेंट के लिए बनवा रहे हो, या आप जो है 2 व्हीलर 3 व्हीलर के लिए बनवा रहे हो, रेफ्रिजरेशन के लिए बनवा रहे हो, एप्लीकेशंस के लिए बनवा रहे हो, जिसमें आपको पता है कि मुझे यही लोड डालना है, तो आप इस गाड़ी को ले सकते हो। अपने हिसाब से अपनी मर्जी से जो है शो लगवा सकते हो। BS4 वाली शो लगवा लोगे, BS3 वाली शो लगवा लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सारे बॉडी बिल्डर अपने हिसाब से एंगल वैंगल लगा के जो है चीज़ें वहाँ पे बना देने वाले। अब आपके 1.5 लाख रुपए यहाँ बचेंगे तो उनको आप बेहतर जगह इन्वेस्ट कर सकते हो और उससे अच्छी बॉडी बनवा सकते हो, या आपके वो कहीं ना कहीं अगले टायर वायर डलवाने के काम में आ जाएंगे। अब अशोक लेलैंड की नॉर्मल अगर आप क्यों खरीदनी है आपको गाड़ी की, अगर आपको थोड़ा सा एडवांस केबिन चाहिए, थोड़ा सा आपको वही अगर एवीटीआर प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है, मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है, वो सारी चीज़ें पसंद आती है, तो आप वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा दे सकते हो। 2-3 किश्तों का एक्स्ट्रा पैसे जितनी गाड़ी में और डिफरेंस है, तो वो चीज़ें आप देख लो कि आपको 3 किश्तें ज़्यादा भरनी है या नॉर्मल भरना है। तो ये सारी बातें हैं, मतलब कि आप इसमें डेफिनेटली जा सकते हो। अशोक लेलैंड की 19-20 की बॉडी बनी हुई की रीसेल वैल्यू भी बहुत अच्छी आती है, तो वहाँ से भी नो डाउट जा सकते हो। इंजन ट्राइड और टेस्टेड है हमारे बीच में, तो वहाँ से भी जा सकते हो। ओवरऑल कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जिस कारण से आपको लग रहा है कि आप इसमें इन्वेस्ट करने में प्रॉब्लम होगी। ओवरऑल जा सकते हो। और मार्केट में जो अफवाह है कि भाई बस जैसी है, तो नहीं, देखो बस जैसी नहीं है, पूरा अप्रूवल लेके आए हैं भारत सरकार से, प्रॉपर अप्रूवल लेके आए हैं और सारी चीज़ें ट्रक जैसी लगाई है, ट्रक एग्रीगेट्स उसमें लगाए गए। वो बात अलग है कि थोड़ा बस की तरह इसको जो है लेके आए हैं, बस जैसी कोई मतलब कहीं ना कहीं कन्वर्ट कर दिया, या वहीं से थोड़ी सी कम मेहनत करके शातिर दिमाग से बदमाशी करके थोड़ा सा अशोक लेलैंड ने बस को ट्रक में कन्वर्ट कर दिया, या बट है प्रॉपर ट्रक, कहीं फेल नहीं होगी, कोई वो सारी दिक्कतें नहीं आने वाली है। तो ये सारी बातें थी इस वीडियो में अशोक लेलैंड के 19-20 के बारे में। तो दोस्तों ये सब बातें थी अशोक लेलैंड के 19-20 के बारे में। हावलेज गाड़ी थी और बिना शो की पहली गाड़ी हमारे चैनल पे थी। उम्मीद कर रहा हूँ आपको सारा वीडियो पसंद आया होगा। जितनी सारी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है वो सारी मैं देने के काबिल रहूँगा, मैंने वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की होगी। अभी आपको कोई सवाल है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पिन डाउन कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, ईमेल में कर सकते हैं। गाड़ी खरीदने के लिए दोस्तों मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं लिंक दिया हुआ है, और वहाँ जाके इंक्वायरी डाल सकते हैं, वहाँ जाके फ़ोन वगैरह नंबर वगैरह वहाँ पे लगा सकते हैं, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। लेटेस्ट प्राइस वगैरह भी पता चल जाएगा, जो मैंने बताया उससे भी ज़्यादा आप प्रिसाइज वहाँ पे पहुँच पाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। सारी चीज़ें फ्री हैं आपके लिए। तब तक के लिए हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए, इंश्योरेंस वक्त से पहले रिन्यू करा लीजिए, ट्रैफिक पुलिस में से मत झगड़िए। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द ऐसे किसी वीडियो में। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।